इंटीग्रेशन के बेसिक कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको इसको एक ग्राफ को एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ पे मान लो मैंने एक फंक्शन कंसीडर कर लिया y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे फंक्शन कौन है? फंक्शन क्या है? ऑब्वियसली फंक्शन इज एक्स स्क्वायर। फंक्शन क्या है? एक्स स्क्वायर। अगर मैं बोल रहा हूँ y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x, तो फंक्शन क्या है? एक्स क्यूब प्लस 3x। एक्स क्यूब प्लस 3x। y is dependent on x. y is dependent on y is a function of x. पॉइंट समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब यहाँ पे दो वेरिएबल है, y और x। कितने वेरिएबल है यहाँ पे? दो वेरिएबल। वो दो वेरिएबल में से x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। x कैसा वेरिएबल है? x is independent variable and y is dependent variable। तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो हम लोग हमेशा x एक्सिस पे लेते हैं। ये x एक्सिस है, ये x नहीं है, ये स्मॉल x नहीं है, ये x एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। और स्मॉल x वेरिएबल है। स्मॉल x क्या है? हाँ, वो स्मॉल x की जगह t हो सकता है, u हो सकता है, v जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो यहाँ है इस एक्सिस के अंदर, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो इस एक्सिस के अंदर आ जाएगा, यानी y वर्सेस x। तो जब भी हम बोलते हैं y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो हमें एक ग्राफ मिलेगा y वर्सेस x। अगर मैं बोलूँ u इज अ फंक्शन ऑफ v, तो मुझे एक ग्राफ मिलेगा u वर्सेस v। इट्स वेरी सिंपल, बिकॉज़ रिलेशन किस में है? u में और v में। तो u और v चेंज होगा, u चेंज होगा, v चेंज होगा, u चेंज होगा। ग्राफ मिलेगा आपको। हाउ u is varying with v with respect to v, how x is varying with respect to y। तो कुछ भी हो सकता है, हाँ। या वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो कौन सा ग्राफ मिलेगा? v versus t, यानी हाउ वेलोसिटी इज वेरिंग विद टाइम। तो ऐसा बहुत कुछ हो सकता है। एक्सेलरेशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब हाउ a इज वेरिंग विद टाइम। ये पॉइंट समझ में आ सबको? ठीक है। ओके, तो मान लो कि अभी यहाँ पे जो ग्राफ बन रहा है कुछ ऐसा ग्राफ है। ओके, कुछ भी बन रहा हो, बहुत कुछ हो सकता है। मानो ऐसा ग्राफ बन रहा है, और अभी हम लोगों को ये फाइंड करना है कि ये x इनिशियल, क्योंकि ये x एक्सिस है और ये x फाइनल, ठीक है। इसको मैं बोल देता हूँ लोअर लिमिट। क्या बोल देता हूँ? लोअर लिमिट। और इसको बोल देता हूँ अपर लिमिट। तो इसके बीच में ये जो टोटल एरिया है ये मुझे निकालना है। टोटल एरिया मुझे निकालना है। एरिया बिटवीन द ग्राफ एंड द एक्स एक्सिस, द ग्राफ एंड द एक्स एक्सिस के बीच का एरिया। दिस आई हैव टू फाइंड आउट। सो हाउ टू डू इट? So to do this, what I have to do is, I don't have any formula, direct formula, because this is not a rectangle, this is not a trapezium, this is not a circle. है ना सर, इसका एरिया पाई आर स्क्वायर होगा, but this is not a circle, right? Correct? So I need to develop a new method. I have to find a new method to find this area, right? And that is integration. So let us see how. So यहाँ पे अगर मैं इससे एक x की दूरी पे, x यानी ओरिजिन से x डिस्टेंस पे मैंने एक कंसीडर कर लिया यहाँ पे, ठीक है, पॉइंट। और यहाँ से x प्लस dx पे एक और पॉइंट कंसीडर कर लिया। तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या होगा? कितना होगा डिस्टेंस?
dx। ये पॉइंट समझ में आपको? ठीक है। तो ये जो यहाँ पे x है, इस x का वैल्यू है x, और यहाँ इसके लिए जो x है उसका वैल्यू है x प्लस dx। ठीक है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग मुझे यहाँ पे एक वैल्यू मिलेगा, वो होगा f ऑफ x। तो ये y इक्वल टू f ऑफ x क्या होता है? ये हमें बताता है कि y इज अ फंक्शन ऑफ x, यानी मैं x का कोई वैल्यू डालूंगा तो मुझे y का कोई वैल्यू मिलेगा। ये समझो। सो y इक्वल टू x स्क्वायर, मैं x को 2 डालूंगा तो y मुझे 4 मिलेगा, x को 3 तो y 9 मिलेगा। तो वैसे मैं ये x डालूंगा, इसमें x को मुझे f ऑफ x मिलेगा, f ऑफ x पॉइंट समझ में आ रहा। और अगर मैंने x प्लस dx डाला, x प्लस dx डाला तो मुझे मिलेगा f ऑफ x प्लस dx। ये पॉइंट समझ में आ रहा? ठीक है, ओके। तो अगर मैंने पहले सिर्फ ये एरिया फाइंड कर लिया, छोटा सा एरिया, तो फिर मैं आगे बात करूंगा पूरी एरिया की। ओके, देन आई टॉक अबाउट द टोटल एरिया। सो ये जो यहाँ पे आप देख रहे हो, अगर मैं ऐसा मान लूं कि dx जो है इट इज वेरी स्मॉल, if dx tends to 0, if dx tends to 0, very small, तो वो स्मॉल का डेफिनेशन क्या सबका अलग होता है? सर इज इट 0.01, maybe 0.0001, whatever it is tending to 0. It is not 0, but it is tending to 0. It is almost 0. ठीक है, very small. तो dx tending to 0 को हम लोग सिर्फ वर्ड्स में फीलिंग्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। It is infinitesimally small. It is infinitesimally small. तो if dx is very small, it tends to 0, then मैं ये बोल सकता हूँ कि f of x जो है, f of x will be almost equal to f of x plus dx. f of x will be equal to f of almost equal to, not equal to, it cannot be equal to, be almost equal to f of x plus dx. तो फिर मैं ये बोल सकता हूँ कि इस रेक्टेंगल में, ये जो रेक्टेंगल है, ये जो ट्रेपेजियम है बेसिकली, लेकिन इसमें मैं ये बोल सकता हूँ कि इसका जो ब्रेड्थ होगा वो dx होगा। इसका ब्रेड्थ क्या होगा? dx होगा। और मैं ये बोल सकता हूँ कि इसका जो लेंथ होगा वो लेंथ होगा f of x। तो लेंथ क्या होगा? ऐसा मैं बोल सकता हूँ। ये पॉइंट समझ में आपको? I can say that the breadth of this rectangle is dx and the length of this rectangle is f of x। ठीक है, the length is f of x। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि इस रेक्टेंगल का जो एरिया होगा dA वो होगा लेंथ इनटू ब्रेड्थ, यानी f of x इनटू dx, f of x इनटू dx। ठीक है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। चलो, तो मुझे मिल गया छोटा सा एरिया, राइट? तो मुझे मिल गया एक इनफाइनाइटेसिमल एरिया। अब अगर मुझे टोटल एरिया निकालना है तो मुझे ऐसे ही छोटे छोटे एरियाज को ऐड करना होगा, है कि नहीं? ऐसे अगर सारे छोटे छोटे एरियाज ऐड हो जाए, राइट, तो मुझे टोटल एरिया मिल सकता है। अगर ऐसे सारे छोटे छोटे एरियाज क्या हो जाए, ऐड हो जाए, तो मुझे क्या मिल जाएगा? टोटल एरिया। तो फिर मेरा काम हो जाएगा, मुझे वही करना था, है कि नहीं? मुझे क्या फाइंड करना था? एरिया अंडर द ग्राफ एंड द एक्स एक्सिस। So we are trying to actually find out area under the graph and the x-axis within proper limits. Within proper limits, the lower limit and the upper limit. This was my goal. So if I add all such small areas, so this is the sign of summation. This is the sign of summation or integration. So this means what? Oh, add all such small areas. This operation means what in mathematics? Now add all such small areas. Add all such small areas. Just like in maths, what does this mean? This means if you have done something 2 plus 3, this means add it. Add 2 and 3. It means that, and what will you write? 5. This commands you to write it 5.
this plus sign, you have to surrender in front of that plus sign. Oh, 2 plus 3 matlab 5. Similarly, this integration sign actually means summation. This means now add all such areas. So how do you do that? Add it. So both sides you put integration. That is f of x dx. Then this will give us the total area. So integration will give us the total area, that is A. But dA is a small area. When you add such all these small areas, dA, dA, dA1, dA2, dA3. So after adding all the areas, we get A, total area. What will you get? The total area, that is A. So the total area becomes what? This. Integration of f of x dx. Now you want the total area from x initial to x final. X initial to x final. So in that case, you put the limits. That I need the total area from x initial to x final f of x dx. F of x dx. So the first expression, the upper one, this is called as indefinite integration, and this second expression is called as definite integration. So in this case, when you don't put the limits, if there are no limits, that is called as indefinite. मतलब not defined कि कहाँ से कहाँ तक करना है. And if you put the limits, then it is called as definite integration. ये point समझ में है, ठीक है? ठीक है, तो अभी देखो, ये y वर्सेस x का ग्राफ था, क्या है, और आपको इसका जो एरिया है डी ए, क्या लिखा आपने? क्या लिखा आपने? एफ ऑफ डी एक्स या फिर वाई डी एक्स, क्योंकि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है? तो यहाँ पे ये जो इसको इंटीग्रेट करके एरिया मिला, दिस इज इंटीग्रेशन, दिस इज इंटीग्रेशन. समझ में आपको? तब मैंने उस एरिया को हटा दिया, एक क्या लिख दिया? आई. दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स. व्हाट इज दिस? दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स with respect to x, with respect to x. जैसे आपने डेरिवेटिव में पढ़ा है d by dx of f of x, ये है डेरिवेटिव of f of x with respect to x. पॉइंट समझ में आ रहा है? ये क्या है? This is integration of f of x with respect to x. This is derivative of f of x with respect to x. ठीक है, this is derivative of f of x with respect to x. ठीक है, ओके. तो यहाँ पे आप जो देख रहे हो, इंटीग्रेशन इज इक्वल टू, ये जो दो चीजें हैं, दिस इज द पार्ट ऑफ द रिप्रेजेंटेशन, दिस इज पार्ट ऑफ द रिप्रेजेंटेशन. ये है इंटीग्रेशन का सिंबल. ये इंटीग्रेशन का क्या है? सिंबल है. इसको इंटीग्रल बोलते हैं, यानी छोटा सा एलिमेंट, यानी ये जो dx है, इसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, x की रेस्पेक्ट में, उस x का छोटा सा एलिमेंट. इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है? उस x का छोटा सा एलिमेंट, उस x का छोटा सा पार्ट, उस x का ऐसा पार्ट which is tending to 0, dx. क्या है वो? dx. तो this is integration, this is integral. जैसे यहाँ पे जो dx है, इसको डिफरेंशियल बोलते हैं, छोटा सा एलिमेंट, इसको क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल एलिमेंट या फिर dx. वैसे ये है इंटीग्रल एलिमेंट. ये क्या है? इंटीग्रल एलिमेंट. तो यहाँ बस बीच में जो आता है वो है फंक्शन. वो क्या है? फंक्शन. इंटीग्रेशन ऑफ, इंटीग्रेशन, ये हटा दो तो ये सब इंटीग्रेशन का पार्ट हो गया, ऑफ एफ ऑफ एक्स. तो इसको बोलते हैं इंटीग्रैंड.
या इसको बोलते हैं फंक्शन, जिसका इंटीग्रेशन करने वाले हैं। सही में ये रिप्रेजेंटेशन इंटीग्रेशन का, सही में इंटीग्रेशन डेरिवेटिव। तो इंटीग्रेशन जो है इसको एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं, ये बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव या एंटी डेरिवेटिव, ठीक है। तो रिवर्स प्रोसेस है, डेरिवेटिव का रिवर्स प्रोसेस है इंटीग्रेशन, ओके। तो यह सारे फॉर्मूले जो है वहां पे साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, तो यहाँ कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन। ये सारे फॉर्मूले से रिवर्स होते हैं, हाँ, डेरिवेटिव्स और इंटीग्रेशन में, एंटी डेरिवेटिव में, ठीक है। तो दिस इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिप्रेजेंटेशन, राइट। तो ये लिखो आप पहले। तो अभी ये जो ग्राफ है y वर्सेस x, तो जब हम लिखते हैं इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y dx या f of x dx, बिकॉज y इज इक्वल टू f of x, या तो y लिखो या तो f of x लिखो, ठीक है। तो ये क्या देगा, तो अभी बताया था मैंने आपको, ये आपको देगा एरिया अंडर yx ग्राफ। क्या देगा ये अपने एरिया अंडर yx ग्राफ, और लिमिट्स हम डाल सकते हैं x इनिशियल टू x कहां से कहां तक चाहिए, ठीक है। तो चलो इसको हटा दो लिमिट्स को। तो y वर्सेस x का ग्राफ जो है उसमें जो फंक्शन का ग्राफ बना है, ये एरिया अंडर दैट ग्राफ, दिस ग्राफ इज f of x, दिस ग्राफ इज y इक्वल टू f of x, या दिस इज y वर्सेस x, ठीक है। तो एरिया अंडर दिस ग्राफ ये अपने को देखो, ठीक है ना, ओके। नाउ व्हाट अबाउट इंटीग्रेशन ऑफ v dt, ये क्या देगा। यहाँ पे दो वेरिएबल है, कौन कौन से दो वेरिएबल है यहाँ पे, y और x। यहाँ पे कौन से दो वेरिएबल है, वेलोसिटी और टाइम। तो ये क्या देगा, क्या देगा ये पॉइंट समझ में आ रहा है। v मतलब वेलोसिटी, ये टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम है बेसिकली, वेलोसिटी इनटू टाइम, ये क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है, डॉट प्रोडक्ट नहीं, ये इनटू, ठीक है। वेलोसिटी इनटू टाइम क्या देगा ये तुमको, एरिया अंडर v ग्राफ, बट क्या देगा, वेलोसिटी इनटू टाइम क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, क्या होता है, यानी एरिया अंडर vt ग्राफ आपको देगा डिस्प्लेसमेंट, ये आपको देगा डेल्टा x, क्या देगा आपको डेल्टा x, ये पॉइंट समझ में आ रहा है, ये देगा आपको डेल्टा x। सोचो v और t के ग्राफ से, v और t के ग्राफ से हम डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। जैसे मैंने आपको लास्ट में बताया, लास्ट लेक्चर में बताया था कि x t के ग्राफ से आप vt ग्राफ प्लॉट कर सकते हो, x t ग्राफ से आप क्या प्लॉट कर सकते हो, vt ग्राफ। लेकिन अब vt ग्राफ से आप डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो। ये पूरा एकदम डेरिवेटिव एंटी डेरिवेटिव का चक्कर है, समझ में आ रहा है। तो जब आपका x t ग्राफ है, वहां आपने डेरिवेटिव लिया, स्लोप निकाला, तो हर पॉइंट का जो स्लोप है वो आपको v देता है, because v equal to dx by dt is equal to tan theta is equal to slope of x t graph is equal to velocity दे रहा था ना हर पॉइंट। तो आपने सारे कोऑर्डिनेट निकाले v1 t1 v2 t2 v3 t3 और आपने क्या प्लॉट कर दिया, vt ग्राफ, x t ग्राफ से ये आपने डेरिवेटिव लिया था। अब आप इसी का एंटी डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो आपको वापस vt ग्राफ से मिलेंगे क्या, डिस्प्लेसमेंट, यानी x की वैल्यूज मिल सकते हैं, x चेंज इन x की वैल्यूज, x की वैल्यूज नहीं, डेल्टा x की वैल्यूज मिलेंगे, इसकी वैल्यूज मिलेंगे डेल्टा x, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू मिलेगा। ये पॉइंट समझ में आ रहा है, वेलोसिटी इनटू टाइम, ओके। अब ये देखो एक्सेलरेशन a/t का ग्राफ क्या देगा, वेलोसिटी, ये आपको देगा एरिया अंडर at ग्राफ। अब ये एक्सेलरेशन इनटू टाइम, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है, मीटर पर टाइम का सेकंड, क्या है मीटर पर सेकंड है कि नहीं है, L/T -1 है कि नहीं है, वेलोसिटी है कि नहीं है, वो आ गया डायमेंशनल, ऐसे जाते हैं आप लोगों को। ये आपको देगा चेंज इन वेलोसिटी, ये आपको क्या देगा,
ये दे रहा था आपको चेंज इन पोजीशन, और ये आपको देगा चेंज इन वेलोसिटी। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? ए ड्यूटी एरिया अंडर, सो एरिया अंडर एटी ग्राफ, एरिया अंडर एटी ग्राफ क्या देगा आपको? चेंज इन वेलोसिटी देगा। तो इनमें अभी अगर अपने पास ऐसा कुछ हो एफ डी एक्स, क्या देगा? बात समझ गए आप लोग? तो दिस इज एक्चुअली एरिया अंडर एफ एक्स ग्राफ। तो एक एफ वर्सेस एक्स का ग्राफ लिया आपने, एफ वर्सेस एक्स, तो उसमें कोई ग्राफ है, वहां अगर हमने एरिया निकाला तो वो एरिया हमें वर्क कर देगा। समझ में आ रहा आपको? बिकॉज दिस इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू ये देगा आपको वर्क, सो वर्क डन। तो इस तरह से बहुत सारा एप्लीकेशन है इसका फिजिक्स में, हमने कुछ लिया है। और भी ले सकते हैं पीडीवी, प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम, प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम, ये भी वर्क देता है। सो दिस इज एरिया अंडर पीडी ग्राफ, एरिया अंडर प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ। ऐसे फिजिक्स में बहुत सारे ग्राफ बनेंगे, P वर्सेस V, P वर्सेस T, V वर्सेस T, ऐसे बनते जाएंगे और उस ग्राफ में कुछ मीनिंग होगा। वो हम लोग धीरे धीरे समझते जाएंगे जैसे जैसे हम लोग फिजिक्स पढ़ते जाएंगे, सीखते जाएंगे। ओके, सो दिस इज आल्सो वर्क। तो दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ इंटीग्रेशन, दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ इंटीग्रेशन इन एरिया अंडर द ग्राफ। ओके, okay, so let us now talk about some formulas here. So सबसे पहला इसमें जो हमें जानना है वो ये है कि इंटीग्रेशन ऑफ some function that is x raised to n dx. ओके, तो यहाँ पे ये फंक्शन है, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स रेज टू n, ये फंक्शन, ठीक है, करेक्ट? सही है। मैं बोलूंगा इंटीग्रेशन ऑफ y dx, बट y क्या है? मैं बोलूंगा इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n dx। तो इसका आपको फॉर्मूला याद रखना है, ये होता है x रेज टू n प्लस 1 बाई n प्लस 1, बस, वेरी सिंपल, x रेज टू n प्लस 1 बाई n प्लस 1। और अगर यहाँ लिमिट्स नहीं लगाए तो आप लिखोगे प्लस सी, और लिमिट्स लगाया है तो फिर प्लस सी नहीं लिखोगे। फिर उसको करने का तरीका मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है? ओके, सी इज अ कांस्टेंट, सी इज जस्ट अ कांस्टेंट, सी रख दोगे, आप समझ जाएंगे जब आगे न्यूमेरिकल्स करेंगे इस पे, यू अंडरस्टैंड व्हाट इज सी, ठीक है? राइट नाउ सी इज जस्ट अ कांस्टेंट। ओके, स्लो यू अंडरस्टैंड। तो ये फॉर्मूला हो, ठीक है? सो अभी लेट अस प्रैक्टिस सम एग्जांपल्स यूजिंग दिस फॉर्मूला। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले लेट अस स्टार्ट विद यू नो x dx। तो क्या होगा इसका आंसर? आप ऐसे ही देख के बोलो, सॉल्विंग यू कंपेयर दिस विद दिस। यहाँ पे n है 1, यहाँ पे n क्या है? 1। तो फॉर्मूला है x रेज टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, x रेज टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस, वेरी सिंपल। सो x रेज टू 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1, x स्क्वायर बाई 2 प्लस c। मतलब बेसिकली ये है x स्क्वायर बाई 2। ओके, अब आप मुझे बताओ x रेज टू 2 dx का क्या होगा? x रेज टू 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस x रेज टू 3, ठीक है? तो अभी आपको मुझे बताना है कि 1 बाई एक्स स्क्वायर का क्या होगा, 1 बाई रूट एक्स का क्या होगा, ठीक है? और उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ क्यूब रूट ऑफ एक्स का क्या होगा, और फिर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू माइनस 7 dx क्या होगा। ये आप मुझे बताइए फटाफट, ठीक है? ओके, ऑलराइट, पावर रूल यूज करके यू टेल मी व्हाट विल बी द आंसर। ओके, सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 1 बाई एक्स स्क्वायर, यानी फंक्शन क्या है? ये वाला
ठीक है, तो एक्स स्क्वायर को आप ऊपर लेके जाइए, ये हो जाएगा एक्स रेज टू dx, ठीक है। तो यहाँ पे n का वैल्यू क्या है, -2, तो x रेज टू n प्लस 1 बाई n प्लस 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा x रेज टू -1 बाई -1, यानी ये हो जाएगा -1 मतलब माइनस और x रेज टू -1 मतलब 1 बाई x, तो -1 बाई x, ठीक है। अब इस पे आइए, ये है x रेज टू हाफ, रूट x मतलब x रेज टू हाफ, तो ये हो जाएगा x रेज टू -हाफ dx का इंटीग्रेशन। ये n का वैल्यू कितना है, ये हो जाएगा x रेज टू n प्लस 1 बाई n प्लस 1, यानी x रेज टू प्लस हाफ बाई प्लस हाफ, यानी 2 इंटू x रेज टू हाफ, so 2 root x, 2 root x, okay? Going back, now let us come to this question, cube root of x का integration. So this is basically x raised to 1 by 3 dx, okay? तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना है, 1 by 3, तो ये हो जाएगा x raised to n plus 1 by n plus 1, यानी ये हो जाएगा x रेज टू 4 by 3 by 4 by 3, ठीक है। तो 3 by 4 into x रेज टू 4 by 3, या तो आप इसका ऐसे छोड़ सकते हैं, या फिर आप इसका ऐसे कर सकते हैं कि you can write one more step, that is 3 by 4, this will be x into x cube, x into x cube, क्योंकि x 4 है ना, का क्यूब रूट, का क्यूब रूट, समझ में? ये क्यूब रूट है ना, दिस इज बेसिकली x रेज टू 4 by 3 क्या है, क्यूब रूट ऑफ x रेज टू 4, यही है ना। तो x रेज टू 4 by 3 को पहले आप लिख दो x रेज टू 4 का क्यूब रूट, x रेज टू 4 का क्यूब रूट, फिर इसको आप लिख दो 3 by 4 और क्यूब रूट के अंदर डाल दो x into x क्यूब, तो ये x क्यूब बाहर आ जाएगा x बनकर और अंदर एक x रहेगा, तो ये आंसर आ जाएगा 3 by 4 into x into क्यूब रूट ऑफ x, ऐसा है। तो ये इसका आंसर है, ये आया थर्ड का आंसर। कोई डाउट, समझ में? कोई डाउट है तो बोलो, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन था अपना x रेज टू -7 का इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन, इसमें तो n दिया हुआ है आपको -7, तो वो हो जाएगा x रेज टू n प्लस 1 बाई n प्लस 1, यानी x रेज टू -6 बाई -6, ये इसका आंसर, ठीक है। तो मैंने सारे सवाल कर दिए। तो नाउ ये आप ध्यान रखो, ये जो हमने सारा किया इसमें ज्यादातर ये बहुत यूज होता है, x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, इसको तो एकदम आप याद रखो, v dv का इंटीग्रेशन क्या होगा, v स्क्वायर बाई 2, t dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये तो बहुत बार फिजिक्स में आने वाला है, ठीक है, इसका आप ध्यान रखिएगा। बाकी वो फॉर्मूला याद रखो, x रेज टू n का इंटीग्रेशन क्या होता है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ओके। चलो अभी यहाँ आते हैं हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूला पे। तो वो ऐसा है कि इंटीग्रेशन ऑफ अ कांस्टेंट क्या होगा, कि कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो आपने पढ़ा है, डेरिवेटिव में पढ़ा है कि कांस्टेंट जो है वो हमेशा डेरिवेटिव के सिंबल के बाहर ले लेते हैं। वैसे ही इंटीग्रेशन में अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाइड हो तो ये मल्टीप्लाइड है ना कांस्टेंट, इसको आप चुपचाप इंटीग्रेशन के ले लो और अंदर क्या बचेगा, dx। अब इसका क्या, तो इसके लिए हम ऐसा कर सकते हैं, इसको मैं बोल सकता हूँ 1 into dx बोल सकता हूँ, dx को 1 into dx बोल सकते हैं, कोई गुनाह है इसमें? और 1 को x रेज टू 0 बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं।
तो इसमें फिर पावर रूल लगा सकते हैं, तो क्या होगा पावर रूल? 0 प्लस 1 बाई 0 प्लस क्या है cx। ये वो जो c आता है लास्ट में वो c और ये c अलग है। आपको चाहिए तो इसको चेंज कर देते a dx कर देते, दैट इज मेक इट a dx। तो ये a बाहर आ गया, a इज अ कांस्टेंट। ओके, सो दिस बिकम्स ax प्लस c, ax। तो वेरी बैड, हाँ ठीक है, क्लियर है। तो अभी आपको ये समझ में आया कि dx का इंटीग्रेशन क्या होगा? x देखो कैसे आप लोग x कोई रहते हैं सर, x इसका इंटीग्रेशन भी ax और इसका भी ax। नहीं x क्या खा के आया तू? x कुछ ठीक आया? सिर्फ x और प्लस c, प्लस लगा नहीं है। तो dt का इंटीग्रेशन क्या होगा? d, तो du का u dv का v वही है। तो dn का पॉइंट वही है, तो dm का, तो dr का, समझ में आ रहा है? ये मैंने क्यों बताया आपको, 7 एग्जाम्पल दे दिए, इम्पोर्टेंट है। क्या है इम्पोर्टेंट? तो एक तो अभी बात ऐसा है, इंटीग्रेशन ऑफ 5 dx, ये कितना होगा? 5 को तो बाहर ले रहे हैं, और dx का x, dx का dt का क्या, dt का इंटीग्रेशन du का dv का dn का dm का dr का d डोंकी का d मोंकी d घड़ा, समझ में आ गया? हाँ, तो ये जो है ऐसा हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ 5x dx, ये कितना होगा? 5 को फिर x dx का x square by 2 फिर 32a b dv का इंटीग्रेशन, 32a अगर ये कांस्टेंट है 32a ये बाहर आ गया 32a और b square by 2 पॉइंट समझ में आपको? ये सब बहुत इंपॉर्टेंट फिजिक्स में बहुत यूज होता है, ठीक है, समझ में आया? ठीक है। तो अब ये ध्यान रखो कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ दो फंक्शन है f of x प्लस g of x dx, तो हम इसको दो पार्ट में तोड़ सकते हैं, यानी f of x का इंटीग्रेशन अलग और g of x का अलग, यानी इंटीग्रेशन ऑफ f of x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ g of x dx, समझ में आया? फिर उसके बाद आगे सेम टू सेम करते जाते हैं जैसे हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है, ओके। अच्छा, अगला यहाँ पे पॉइंट ये कि अगर हमें लिमिट्स दिए गए हो, यानी अगर हमें डेफिनेट इंटीग्रेशन करना हो, क्या करना हो? डेफिनेट इंटीग्रेशन करना हो, तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो अभी तक आपको ये तो समझ में आ गया है कि अगर हम एक फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं f of x का, तो हमें नया फंक्शन मिलता है g of x। ये पॉइंट समझ में आया आप लोगों को? आया या नहीं आया? जैसे कि अगर आप इंटीग्रेशन करते हो x का, तो आपको मिलेगा नया फंक्शन, क्या मिलेगा? square by 2 x स्क्वायर बाई 2 मिलेगा। हाँ, अगर आप इंटीग्रेशन करते हो x स्क्वायर का, तो क्या मिलेगा? x क्यूब बाई 3। किसी ने 4 बोला? हाँ, मुझे पता है किसने बोला, पर मैंने बोली। तो x क्यूब बाई 3, लेकिन n प्लस 1 बाई n प्लस 1, n 2 है तो 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1, ठीक है, ओके। यानी f of x का इंटीग्रेशन करोगे तो नया फंक्शन मिलेगा g of x। ये पॉइंट समझ में?
और अगर अपने से पूछा गया है कि फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ f of x dx from x1 to x2, x1 से लेकर x2 तक आपको निकालना एरिया क्या है, एक वेल डिफाइंड लिमिट। तो आपने देखा था मैंने जब ये ग्राफ बनाया था तो मैंने वहां x इनिशियल लिखा था, x फाइनल। तो वेल डिफाइंड लिमिट दे दिया कि इतने में ही एरिया निकालना। तो फिर क्या करोगे? तो फिर अभी आपको ये समझना होगा कि सबसे पहले आप x1 और x2 को भूल जाओ, भूल गए? तो उसको भूल गए तो f of x का इंटीग्रेशन क्या होगा? g of x लिखो पहले, g of x। अब जिसको भूले थे उसको वापस याद करो और उसको यहाँ लिख दो, x इनिशियल से x फाइनल। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? f of x का इंटीग्रेशन करना है ना, बाद में लिमिट्स पुट करने, पहले क्या करना है? का इंटीग्रेशन, पहला इंटीग्रेशन करना है, बाद में लिमिट्स पुट करना है, ठीक है? तो f of x का इंटीग्रेशन कुछ नया आएगा, g of x। फिर लिमिट लिखो साइड में ऐसा। इसके बाद क्या करना है? देखो x1 से x2 तक। इसके बाद ये करना है कि ये जो ऊपर का लिमिट है, हाँ वर्सा लिमिट, वर्सा लिमिट अब जरा x आगे का कैसा है, ऊपर का जो लिमिट है वो अपने को x की जगह पे डालना है। x की जगह पे क्यों डालना है? क्योंकि x वेरिएबल है। x क्या है? वेरिएबल है, यहाँ ध्यान दो, x इज वेरिएबल। तो x इज वेरिएबल होगा, x के वैल्यूज चेंज होंगे। x की वैल्यूज क्या होंगे? चेंज होंगे x की वैल्यूज, क्योंकि वो वेरिएबल है। तो वो x का वैल्यू x2 जब है वहां से शुरू करेंगे और x का वैल्यू x1 जब है वहां खत्म करेंगे। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? इसलिए पहले x की जगह पे x2 डालना होगा, ऊपर वाला लिमिट, फिर एक माइनस कंपल्सरी डालना होगा, फिर नीचे वाला लिमिट डालना होगा x की जगह पे, तो gx1। ये आंसर होगा। ये क्या होगा? मैं आपको बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूँ, ठीक है? जैसे मान लो कि मुझे करना होता है इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx फ्रॉम 2 to 4, फ्रॉम 2 to 3, 2 to 3। ऐसा ही हो गया ना, x1 is 2, x2 is 3 and the function is x square। फंक्शन क्या है? x square। ओके, चलो तो पहले 2 और 3 को भूल जाओ। तो x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आएगा? आप g of x क्या g of x ही बोलते रहोगे, दिमाग बेच के आ गए हो। x3/3। अब वापस याद करो जो तुम भूल गए थे और लिख दो यहाँ 2 और 3। अब क्या करना होगा? x की जगह पे क्या डालोगे पहले? ये होगा 3/3। क्या हो जाएगा? 3/3। फिर एक माइनस कंपल्सरी डालोगे, फिर x की जगह क्या डालोगे? तो क्या हो जाएगा? 2/3 यानी 27/3 डिवाइड -8/3 मतलब 19/3। हो गया आंसर। बहुत सिंपल। देखो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन यहाँ खत्म हो जाता है। अगर मुझे सिर्फ ये करना होता है इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx, ये आता x3/3, यहाँ पे खत्म हो गया। कौन खत्म हो गया? इनडेफिनेट इंटीग्रेशन खत्म हो गया। इनडेफिनेट क्या हो गया? खत्म। एंड यानी पॉइंट ये है कि जब आप इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करोगे तो आपको एक फंक्शन से सिर्फ दूसरा फंक्शन मिलेगा। क्या मिलेगा इससे? दूसरा फंक्शन। लेकिन जब आप डेफिनेट इंटीग्रेशन करोगे तो आपको कुछ वैल्यू मिलेगा। अब क्या मिलेगा? कुछ वैल्यू। पॉइंट समझ में आ रहा है? इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में आपको एक एक्सप्रेशन से दूसरा एक्सप्रेशन मिलेगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? क्योंकि f of x एक एक्सप्रेशन है, y = x² + 2x + 5 एक्सप्रेशन है ना, उससे एक और एक्सप्रेशन मिलेगा अगर आप इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करोगे। लेकिन अगर आप डेफिनेट इंटीग्रेशन करोगे इसका,
तो फिर आपको क्या मिलेगा, कुछ वैल्यू मिलेगा। ये पॉइंट समझ में आया आप लोगों को? दिस इज अबाउट डेफिनेट एंड इंडेफिनेट इंटीग्रेशन, द बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ इंटीग्रेशन।